welcome back. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikawabad, and today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we've already completed certain chapters. You can have a look at it on my profile. And today we will be talking about geomorphic processes. That is your chapter number 6. And in this chapter, we have already did a part of this chapter, like half a page in the previous video, and today we will be starting from endogenic processes. So in the last class we talked about how there are different kinds of processes, like exogenic processes, which are all the forces or all the processes which are happening outside the crust is your exogenic processes, and all the processes which are happening inside the crustal portion are your endogenic processes. Now, while talking about the endogenic processes, the energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes. So, जो भी एनर्जी अर्थ के अंदर से, एंडोजेनिक प्रोसेसेस हमने पहले ही बोल दिया, वो सारे फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर से निकलते हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. तो वो सारे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आते हैं उनको हम एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं. ये जो एनर्जी है ये जनरली 4 चीज़ों की वजह से होती है. ये कौन सी एनर्जी? जो इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो मान लो आपका ये अर्थ का क्रस्ट है और इसके अंदर कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से एंडोजेनिक प्रोसेसेस होंगे, कुछ फोर्सेस होंगे. तो वो फोर्सेस क्या है? सबसे पहले आपका रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि जब अर्थ घूमती है तो उसकी वजह से जब रोटेशन हो रहा है उसका, तो इसकी वजह से जो नीचे की चीज़ है वो मूव करती है, रोटेशनल मूवमेंट. टाइडल फ्रिक्शन, टाइडल फ्रिक्शन यानी कि मैंने बताया था किस तरीके से, जो पानी वाला बताया था कि टाइड की वजह से आपका पानी आगे खींचता है और पीछे से भी अर्थ आपके उसको मेंटेन करके रखती है. तो टाइडल फ्रिक्शन यानी कि जो पानी की मूवमेंट होती है आगे पीछे, उसकी वजह से भी एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं. और प्राइमोर्डियल हीट यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से जैसे जैसे हम क्रस्ट के अंदर डीपर जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो बढ़ती रहती है. एंड दैट इज प्राइमोर्डियल का मतलब कुछ नहीं होता. प्राइमोर्डियल का मतलब जब अर्थ बनना शुरू हुआ था उसके साथ साथ ये जो हीट थी ये अर्थ के अंदर ट्रैप हो गई थी, जिसको हम प्राइमोर्डियल हीट बोलते हैं. तो आपका रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल फोर्स और टाइडल फ्रिक्शन और प्राइमोर्डियल हीट, 4 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं. जो एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंड्यूसेस डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर. तो जो एनर्जी अंदर से आती है जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, अभी ग्रेडियंट्स क्या मैंने उस दिन ही बताया था, ग्रेडियंट्स कुछ नहीं होता है, कुछ भी चीज़ जैसे कि सेम टेम्परेचर या डिफरेंट टेम्परेचर एक ही की बात हो रही है, बट डिफरेंट क्यों डिफरेंट है? जैसे कहीं पे आपका ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? यूपी का टेम्परेचर अलग है, केरला का टेम्परेचर अलग है, तो इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं. तो आपका ये जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंड्यूसेस डायस्ट्रॉफिज्म. और जो नीचे से जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स हैं आपके, चाहे जियोथर्मल की बात हो रही है, तो जियोथर्मल मतलब ज़मीन के अंदर जो हीट की वजह से ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं आपकी, डायस्ट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म. वोल्केनिज्म आप सबको पता होगा बिकॉज हमने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी देखा है. आज हम डायस्ट्रॉफिज्म को थोड़े से हम पढ़ेंगे. डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? ड्यू टू वेरिएशंस इन दी जियोथर्मल ग्रेडिएशंस, यानी कि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स हैं इसमें जब अलग बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, और जो हीट का फ्लो यानी कि जो मैंटल लेयर है, स्थैनोस्फेयर लेयर है, वो मूव करती है. उस हीट के फ्लो की वजह से, क्रस्टल थिकनेस की वजह से, क्रस्ट कितना मोटा है, अभी एक एरिया जैसे मान लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, एक ये आपका क्रस्ट है और एक ये आपका क्रस्ट है. कौन सा वाला थिक है? ये वाला थिक है आपका. तो ये आपका क्या है? ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, पर थिकनेस कौन सी वाली में है? इस वाली में है. सो जियोथर्मल ग्रेडियंट, हीट फ्लो, क्रस्ट की थिकनेस और क्रस्ट की स्ट्रेंथ. अभी क्या है कि ये पतला है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मोटा है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो क्या होगा? यहाँ से वॉल्केनो, जनरली उल्टा ऐसा नहीं होता है. जनरली जो चीज़ जितनी थिक होगी, मोटी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग भी होगी. तो यहाँ से वॉल्केनो आएगा तो आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा सा फील होगा, पता नहीं चलेगा, लावा ज़्यादा बाहर नहीं आएगा. बट अगर यहाँ से वॉल्केनो आएगा तो ईजिली सब जगह पे स्प्रेड हो पाएगा. ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ, क्रिस्टल थिकनेस, जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो, ये 4 चीज़ें आपकी एंडोजेनिक प्रोसेसेस में डिफर करती हैं, कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा. एंडोजेनिक प्रोसेसेस, और इसीलिए जो आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे सेम प्रोसेस नहीं होगा. यानी कि जो एक्टिविटी यूपी में हो रही है ज़रूरी नहीं है वो सेम एक्टिविटी केरला में हो.
या अगर हम वाइडर चीज़ में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्टिविटी यूएसए में हो रही है सिमिलर एक्टिविटी इंडिया में भी हो। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे रीजंस की वजह से नीचे की हीट फ्लो का अलग अलग होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट, कहीं पे बहुत ज़्यादा अंदर टेम्परेचर हाई है, कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। फिर आपका क्रस्टल थिकनेस की बात होती है, क्रस्ट कितना मोटा है, स्ट्रेंथ कैसी है। ये सारे रीजंस की वजह से जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, ये हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पर सेम नहीं होते हैं। हेंस द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सर्फेसेस, और इसीलिए क्रस्ट का सरफेस भी अनइवन है। क्रस्ट का सरफेस अनइवन का मतलब क्या हो गया कि कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू रीजन है, कहीं प्लेन रीजन है। सो क्योंकि जो नीचे एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए जो क्रस्ट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है। हर जगह पे सेम प्रोसेस होगा। हर एक जगह है, मान लो दिस इज द प्लेस, यहाँ पे एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी सब जगह सेम है और एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी सेम है, तो सब बराबर समान हो जाएगा ना, कुछ भी वेरिएशन होगा ही नहीं। बट क्योंकि हर जगह पे एंडोजेनिक प्रोसेसेस सेम नहीं होते, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस सेम नहीं होते, इसी की वजह से आपको लैंडफॉर्म में, क्रस्ट में वेरिएशंस देखने को मिलती है। डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? कोई भी प्रोसेस जिसमें जो धरती है वो मूव करे, हिल जाए, एलिवेट यानी कि ऊपर हो जाए, या बिल्डअप यानी कि वो एक चीज़ थी उसके ऊपर कुछ बन जाए, इन सब चीज़ों को अर्थ क्रस्ट में जब होता है इसको हम डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्ट्रॉफिज्म। एनी प्रोसेस विच इंक्लूड्स मूवमेंट, एलिवेशन एंड बिल्डिंग अप इज नोन एज डायस्ट्रॉफिज्म। इसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं। पहली आपकी आती है ओरोजेनिक प्रोसेसेस। क्या क्या आता है? फर्स्ट इज योर ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनी का मतलब ही होता है माउंटेन। तो ओरोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होगा? माउंटेन बिल्डिंग होगी, यानी कि माउंटेन अगर बनते हैं तो माउंटेन कैसे बनते हैं? फोल्डिंग से, या आपके अफेक्टिंग लॉन्ग नैरो बेल्स। अब क्या होगा? फोल्डिंग से किस तरीके से बनते हैं? लेट अस तो ये दोनों प्लेट्स थी, जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? ये फोल्ड होंगे और इस तरीके से आपके माउंटेन्स बन जाते हैं, तो इसको फोल्डिंग बोलते हैं। तो फोल्डिंग के कारण आपके माउंटेन, ओरोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होता है? फोल्डिंग की वजह से आपके माउंटेन्स बनते हैं, जैसे लंबी लंबी हमने मिड ओशनिक रिज देखी, खैर वो फोल्डिंग के कारण नहीं है, बट फोल्डिंग के कारण आपके माउंटेन्स बनते हैं। और देखो आप ये रिज आप पूरा देख सकते हो कैसे जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पूरी इतनी लंबी हिमालय की वो जा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। दोनों प्लेट्स टकराई, उसकी वजह से पूरा लंबा आपकी नैरो बेल्ट्स बन जाती हैं अर्थ के क्रस्ट पे। फिर आता है आपका एपीरियोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक प्रोसेसेस से पहाड़ बनते हैं, एपीरियोजेनिक प्रोसेसेस से आपका कॉन्टिनेंटल एरिया बनता है। जहाँ आप सब रह रहे हैं उसको कॉन्टिनेंटल एरिया बनता है, उसको एपीरियोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं, जिसमें एक लार्ज पार्ट, बड़ा पार्ट, मान लो ये पहले सब कुछ बराबर से था, इस तरीके से था, अब क्या हुआ? कुछ बड़ा पार्ट जो है ये ऊपर आ जाता है और अब इसमें पानी का लेवल यहीं तक होता है। इसमें क्या होता है? अब इसमें लाइफ होने लग जाती है, कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, इसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस हो गई है। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, अपर पोर्शन जो ऊपर उठ जाता है, बहुत बड़ा सा कुछ पोर्शन जिसकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, रैप अप हो जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है, उसको हम एपीरियोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। थर्ड आपके अर्थक्वेक भी डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आते हैं, जिसमें जमीन में किसी तरह की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, उसको भी हम अर्थक्वेक बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी? जिनमें किसी तरह की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट इस तरीके से मूव करती हैं, तो उसकी वजह से भी वो बहुत सारी चीज़ों को मूव करती हैं, एलिवेट कर रही हैं और बिल्डअप कर रही हैं, इसीलिए हम इनको टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को भी डायस्ट्रॉफिज्म का ही एक प्रोसेस कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली कन्वेक्शन करंट के कारण ही तो प्लेट की मूवमेंट हो रही है, तो प्लेट की मूवमेंट क्या आपका एंडोजेनिक की एक्सोजेनिक? एंडोजेनिक प्रोसेस। जो प्रोसेस है आपके ओरोजेनी का, द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स, यानी कि ओरोजेनी पहले बताया मैंने, माउंटेन फॉर्मेशन को ओरोजेनी बोलते हैं। तो ओरोजेनी के केस में क्या होता है? जो आपका क्रस्ट होता है सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स, डीफॉर्म, किसी चीज़ को फॉर्म करना मतलब बनाना, डिफॉर्म मतलब खराब करना। इस केस में जो क्रस्ट है वो खराब हो जाता है और आपका क्या बना देता है? वो माउंटेन्स बना देता है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये आपकी 2 प्लेट्स थी, इन प्लेट्स के बीच में अब क्या होगा? ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी और इसकी वजह से ये प्लेट यहाँ से टकराई, पहले नॉर्मल सीधी सीधी थी, नॉर्मल सीधी, आप समझ लो, आप खुद एक अपने हाथ में पेपर पेन 2 कॉपीज को लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किस तरह से 2 प्लेट्स पहले सीधी सीधी नॉर्मल अपने फॉर्म में,
धीरे धीरे जब ये टकराई तो इस तरीके से क्या हो गया, डिफॉर्मेशन होने लग गई, इनकी जो स्ट्रक्चर था वो बदलने लग गया और अब क्या बन रहा है, आपके माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ओरोजेनी में डिफॉर्म हो जाते हैं इनटू फोल्ड्स हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। कोई भी आप चीज़ है, कोई थैली भी है, दिस इज योर पॉलिथीन, इसको मैंने, ये अभी सीधी है, साफ सुथरी एकदम स्ट्रेट है, मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें ऐसे ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया, डिफॉर्म हो गई, जो इसकी शेप थी वो अब सेम शेप नहीं रही है। सो ओरोजेनी इसको फॉर्म बोलते हैं। एपिरियोजेनी में सिंपल डिफॉर्मेशन होती है, सिंपल यानी कि फोल्डिंग नहीं होती है, सिंपली ही चीज़ आगे पीछे हो जाती है। ओरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ओरोजेनी में क्या होता है, माउंटेन बनाया जाता है। और एपिरियोजेनी आपका कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, आपका कॉन्टिनेंट का एरिया बनता है, उसको हम एपिरियोजेनी बोलते हैं। थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ ओरोजेनी, ओरोजेनी एपिरियोजेनी के प्रोसेसेस से अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, जो ज़मीन है, जो अर्थ का क्रस्ट है, उसमें फ्रैक्चर होते हैं या फॉल्टिंग होते हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ गड्ढा वड्ढा हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाती है, कोई चीज़ टूट फूट जाती है क्रस्ट में। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या क्रिएट होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस। क्या क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस। समझने की कोशिश करते हैं। माउंटेन बना, माउंटेन बन के अब क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। कोई चीज़ जो पहले ऐसी सीधी थी अब वो ऊपर जाके इस एरिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पहाड़ का हाइट हो गई ना, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होगी, तो प्लेट अगर इधर उधर मूव करेगी तो भी उससे प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होती है, आपका टेम्परेचर चेंज होता है। अर्थक्वेक आता है तो भी क्या हो रहा है, एकदम से झटका लगा आपको, क्या हुआ, झटका लगने से आपका प्रेशर चेंज हुआ। इन सारी चीज़ों की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों में चेंज आता है और इसकी वजह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनना शुरू होती हैं। क्या बनना शुरू होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनना शुरू होती हैं। फिर वॉल्केनिज्म में मॉल्टन, वॉल्केनो क्या है, नीचे से अंदर से मॉल्टन, मैग्मा, लावा बाहर आना, अर्थ क्रस्ट पे आ जाना, फैल जाना, जिसके बाद इग्नियस रॉक्स बनती हैं, उसको हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं। अर्थ की सरफेस पे आना, जिससे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों तरीके के वॉल्केनिक फॉर्म्स होते हैं। इंट्रूसिव कौन से होते हैं, जो अंदर ही बन जाते हैं, और एक्सट्रूसिव कौन से होते हैं, जो बाहर आके बनते हैं। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ये भी हमने देखे थे, बैथोलिट्स, फैल्कोलिट्स, लैकोलिट्स, इग्नियस रॉक्स। तो ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। वो रॉक्स जो अंदर ही जम जाए उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, और वो रॉक्स जो बाहर आके जमती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। तो बहुत से एस्पेक्ट हैं इस वॉल्केनिज्म के जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में डील कर लिए हैं। फिर हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में भी पढ़ा था, और तो इससे हमारे वॉल्केनिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेजरली सारे क्लियर हो जाते हैं। Let us now move on to the exogenic processes. Endogenic processes कौन से होते हैं, जो इंटरनल होते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर होते हैं। सो द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को अपनी एनर्जी किससे मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। अभी एंडोजेनिक प्रोसेस हमने देख लिया, जो अंदर हो रहा है आपका डायस्ट्रोफिज्म हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया। किन किन 4 चीज़ों की वजह से होता है आपका, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल टाइडल फ्रिक्शनल फोर्स और प्राइमोर्डियल हीट की वजह से होता है। अलग अलग यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, यानी कि हर जगह पे सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हर जगह का जो क्रस्ट की थिकनेस होती है, मोटापा होता है, वो अलग अलग होता है। क्रस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग जगह होती है। जो जियोथर्मल टेम्परेचर यानी कि अंदर का जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, वो भी डिफरेंट होता है। और जो हीट का फ्लो है, यानी कि जो हीट मॉल्टन लावा इधर उधर जा रहा है, उसका भी अलग अलग होता है। और इसी की वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है आपके एंडोजेनिक प्रोसेस। और क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, इसीलिए जो उसके बाद आपका क्रस्ट होती है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। फिर डायस्ट्रोफिज्म में किसी भी तरीके की कोई भी मूवमेंट, एलिवेशन, बिल्डअप या ये तीनों चीज़ें होंगी अर्थ के क्रस्ट को, तो उसको हम डायस्ट्रोफिज्म बोलेंगे। ये भी चार चीज़ें मेन डायस्ट्रोफिज्म में क्या आती हैं, ओरोजेनिक प्रोसेसेस, माउंटेन बिल्डिंग, एपियोजेनिक प्रोसेसेस, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, अर्थक्वेक्स और आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल प्रोसेसेस के कारण, और वो भी डायस्ट्रोफिज्म में हो रही हैं। वॉल्केनोज के केस में फिर हमने नेक्स्ट चीज़ देखी थी, वॉल्केनिज्म, मैग्मा लावा अंदर से बाहर आता है, इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। नाउ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से मिलती है।
एटमॉस्फेयर मतलब अब हम ऊपर की बात करेंगे, ठीक है। ये आपकी अर्थ का क्रस्ट है। अब यहाँ पे जो भी समान सिस्टम होगा इस चैप्टर में मेजरली हम ये ऊपर का ही सब चीज़ों की बात करेंगे कि अर्थ के क्रस्ट के ऊपर क्या क्या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो भी एंडोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, क्योंकि हमने अर्थक्वेक के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, वोल्केनोस के बारे में बात कर लिया, प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर लिया, तो मेजरली एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दिस नेक्स्ट वी वुड बी कंसिडरिंग अबाउट द एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर यहाँ पे क्या क्या हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होगा, इसमें कुछ चेंज होगा। सो एटमॉस्फेयर एक डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट। एटमॉस्फेयर में कैसी कहाँ से एनर्जी आती है? सन से एनर्जी आती है। कहाँ से एनर्जी आती है एटमॉस्फेयर में? सन से एनर्जी आती है, सूरज एनर्जी देता है। एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। और पहली एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से मिलती है। और दूसरे जो टेक्टोनिक फैक्टर्स यानी कि जो ये प्लेट मूवमेंट हुई है आगे पीछे ऊपर नीचे, इसकी वजह से क्या हुआ है? कुछ ग्रेडियंट्स हो गए हैं। ग्रेडियंट्स का मतलब क्या हुआ? जब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराई, इससे क्या हुआ? माउंटेन बना। पहले जो नदी सीधी जाके ऐसे सीधी सीधी ट्रैवल कर रही थी, अब वो कैसे ट्रैवल करेगी? अब वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाके आपके नीचे जाके ट्रैवल करेगी। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया? सूरज ने क्या किया? ग्लेशियर को पिघलाया, रिवर बन गई। अब वो रिवर क्या रास्ता चूज करेगी, ये कैसे पता चलेगा? डिफरेंट ग्रेडियंट से, यानी कि स्लोप कैसी है आपका, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है, जैसी भी स्लोप होगी ग्रेडियंट क्या होगा उस पर मैटर करेगा आपका। जो कि किसकी वजह से हुआ? टेक्टोनिक फोर्सेस, यानी कि अंदर के टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई तो उससे माउंटेन्स बने, वैलीज बने, गड्ढे बने, प्लेट्यूज बने, जो आपके आगे ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस को डिसाइड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल। ऐसी कोई भी चीज़ है जिस पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, यानी कि ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ उड़ सकती है ग्रेविटी होने के बावजूद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी हर चीज़ पे, ऑल अर्थ मटेरियल पे ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसका भी हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप्स डायरेक्शन। तो ग्रेविटी हर जगह पे एक्ट करती है। कोई भी चीज़ जो कि स्लोपिंग होगी, यानी कि मतलब स्लोपिंग नहीं भी होगी, अब ये चीज़ ऐसे स्लोप होगा तो जनरली ग्रेविटी के कारण ये ऐसे नीचे ही जाएगा। स्लोप ऐसे होगा और नदी ऊपर तो आएगी नहीं, ऐसा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्लोप तो मान लो ऐसा हो गया, पर मैम नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्रेविटी नीचे जाती है। तो ग्रेविटी इज द पुलिंग डाउन फोर्स। स्लोप जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपका मटेरियल, पानी, डस्ट, हवा कुछ भी जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। स्लोप डायरेक्शन डाउन, जनरली नीचे की तरफ खींचते हुए ग्रेविटी नीचे है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ की जगह में आप जो स्ट्रेस लगा रहे हो, मान लो ये है आपका अर्थ क्रस्ट, मैं जिसको ऐसे करके दबा रही हूँ, तो मैं जितने एरिया पे और जितने फोर्स से दबा रही हूँ उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस बोला जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रबर बैंड का एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रबर बैंड। मैंने इसको खींचा, मैंने क्या किया? इसको मैंने इस पे एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच किया। तो ये जो ये स्ट्रेचिंग हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? ये मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ, इसलिए ये डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म का मतलब ओरिजिनल शेप इसकी ये है, मेरे स्ट्रेस देने पे इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया भी बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ है, मैं अब देखो ये ऐसे पड़ा है पत्थर और ये ऐसे पड़ा है, मैं इस पर हाथ तो रखा हुआ है, मैंने इसमें बहुत हल्की सी चीज़ से मैं इसको खींचने की कोशिश करूँगी, यानी कि मान लो मैंने एक थ्रेड लिया इसको और मैं उसको पुल करने की कोशिश करूँगी, तो क्या ये उतना स्ट्रेच हो रहा है जितना पहले हो रहा था? नहीं। जैसे जैसे मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी वैसे वैसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अभी मैं उंगली से कर रही हूँ, अब मैं हाथ से करूँगी और ज़्यादा होगा। सो ये क्या है? जितना आप एरिया पे फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा उसकी चेंज होती है मटीरियल में। दिस इज मोर ऑफ अ साइंस, बट आई होप आपको ये स्ट्रेस समझ में आया हो। फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। किसी भी सॉलिड चीज़ में आप उसमें उसको धक्का देके उसको पुश करके, यानी कि मैं उसको ऐसे करके पुश कर ऐसे करके भी इसकी शेप चेंज हो रही है,
और पुल करके इसको खींच रही हूँ तब भी इसकी चेन, दोनों को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, पुशिंग और पुलिंग। इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन यानी कि जो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था वो आपका चेंज हो जाता है। अब इसको थोड़ा लैंड के पर्सपेक्टिव से समझें। अगर मैंने ये यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको पुश किया, जोर से दबाया, तो क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। यहाँ पे होगा नहीं, बुक है, बहुत हार्ड है, मेरे में इतना दम नहीं है, बट कोई चीज़ मिट्टी का ऐसे लेयर लो, उसमें बीच में से प्रेशर डालो, तो क्या होगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो स्ट्रेसेस होते हैं, पुश हो गया चाहे पुल हो गया, इसकी वजह से जो ज़मीन है वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल आर शियर स्ट्रेसेस। इसका मतलब क्या है, वो फोर्स जो कि अर्थ के मटेरियल के साथ ही एक्ट करते हैं उनको हम शियर फोर्सेस बोलते हैं, यानी कि सेपरेटिंग फोर्सेस, जो अलग कर दें किसी दो चीज़ों को, यानी कि ये अर्थ के इसके मैंने दोनों चीज़ों को, ये अलग नहीं होगा, पर मान लो इसको मैंने दोनों चीज़ों को तोड़ के अलग कर दिया, तो ये क्या है, स्ट्रेस हो गया आपका, शियर स्ट्रेसेस हो गया। इट इज़ दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इन अदर अर्थ मटेरियल। अब यही ये जो सेपरेटिंग शियर स्ट्रेस होता है, इसी की वजह से जो अर्थ का क्रस्ट है, मान लो मैंने ये आपका ये यहाँ पे ये था, मैंने ये शियर स्ट्रेस, देखो हाँ अभी देखो ये माउंटेन है, मैंने क्या किया, ये शियर स्ट्रेस, मैंने बहुत स्ट्रेस लगाया है यहाँ पे अर्थ के मटेरियल के पास, और इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी इसी कारण की वजह से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। द शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। तो ये जो शियर स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दिस इज साइंस टॉपिक, बट आपको मैं फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मूवमेंट, यानी कि मैं फ्रॉम ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपकी जो ये स्ट्रेस है, जब ये स्ट्रेस किसी भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा दम लगाओगे तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वो चीज़ टूट जाएगी, और वो जो चीज़ टूट रही है उसको हम क्या उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टूट के एक जगह पे जुड़ जगह पे, जैसे मान लो ये था, इसको मैंने दो चीज़ों में, दो हिस्से में तोड़ दिया, जुड़ा हुआ था तोड़ दिया, तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, और इसमें स्लिपेज हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ स्लिप, खिसक जाता है। जैसे आपके लैंडस्लाइड्स देखी हैं आपने, लैंडस्लाइड नहीं देखी है तो सुना तो होगा ही। क्या होता है लैंडस्लाइड में, ये दोनों चीज़ें अटैच्ड होती हैं, और एक बहुत मेजर पोर्शन इसका आके ऐसे गिर जाता है, ऐसे रह जाता है। सो दिस इज व्हाट योर स्लिपेज हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट हो गई ना उस पार्ट की। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे इस पोजिशन पे आपका स्ट्रेस लग रहा था, ये दोनों ऐसे थे, इस जगह पे जहाँ जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ बहुत स्ट्रेस लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि ये निकल के गिर गया, स्लिप हो गया, फॉर्म हो जाता है। तो उसको भी मास मूवमेंट जो लैंडस्लाइड होती है वो सब आपका इसी में आता है। बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस तो होता ही है, ग्रेविटी खींच रही है, इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या हुआ, पहली चीज तो ये चीज ऐसे थी, तो क्या हुआ, ग्रेविटी कारण नीचे जा रही, मैं नहीं खींच रही नीचे, आप देखो अपने आप ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जा रहा है, तो ये ग्रेविटी की वजह से आपका अपने आप ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग डाउन, चाहे कैसी भी चीज़ लो। तो एक तो होते हैं आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी क्या होगी आपकी मॉलिक्यूलर, दूसरी क्या होती है आपकी मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस होते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे इधर आपके जो मटीरियल्स हैं, अब क्या हो रहा है ना, ये चीज़ को भारी हो रही है, ये चीज़ हल्की हो रही है, तो एक पॉइंट की बात क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर हैं ये आपस में इतने बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे को पकड़े रखने की, पर ये वीक हो जाते हैं और इनका हाथ छूट जाता है। बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, आप किसी छोटी सी डॉल को या किसी अपने टॉय को ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ ऊपर से पकड़ो, उनके हाथ पकड़ के ऐसे करके लटका दो, तो क्या होगा, चलो ये बॉटल का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने इस बॉटल को ऐसे करके पकड़ा, ये नीचे क्यों, ये मुझे भारी क्यों लग रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है, मेरे छोड़ते ही नीचे गिर जाएगी, तो ये ग्रेविटी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। दूसरी चीज होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, जो कि कहाँ अप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसके बीच में और मेरी उंगली के बीच में जो स्ट्रेस लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बोलते हैं। अब आप एक गिलास कम से कम 1 घंटे तक पकड़ के रखना, खाली गिलास, भारी भी नहीं, खाली गिलास को भी आप 1 घंटे तक पकड़ के रखना, आपको वो भारी लगने लगेगा। मैं इसको कुछ भारी, अभी मुझे भारी नहीं लग रहा है, पर आधे घंटे बाद भारी लगने लगेगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके मेरे हाथ से ऐसे करके स्लिप हो जाएगा।
तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होते हैं जो यहाँ पे लग रहा था, और ग्रेविटेशनल, दोनों स्ट्रेसेस मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो नीचे गिर जाता है। मे बी कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसकी जो टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने इसको बहुत, जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ से पकड़ा, तो पकड़ना आसान था, अब मैंने इसको यहाँ उंगली से पकड़ लिया, पकड़ना मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर बदलने की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर प्रेशर लगे। मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन और टेम्परेचर चेंज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस के कारण है। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेन्स। अभी केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमने पत्थर पढ़ा था, एक लाइमस्टोन का जो पत्थर था वो क्या था, वो कैल्सीफेरस पत्थर था, उसमें अगर आप पानी मिक्स करोगे तो वो पत्थर घुल जाएगा पानी के साथ। तो पानी ने कैसा एजेंट, पानी ने क्या किया, पानी एक केमिकल प्रोसेस था जिसने केमिकली चेंज कर दिया उस पत्थर को, डिजोल्व हो गया या लूज हो जाते हैं बॉन्ड्स, और जिसकी वजह से वो टूट गया। तो पानी की वजह से बारिश होती है, ग्लेशियर्स की वजह से जो दो मटेरियल्स के बीच में ये जो बॉन्ड होती है ये कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है, और ये आपस में टूट जाता है, पत्थर ब्रेक हो जाता है। दस जो बेसिक रीज़न है, जो वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होती है, इरोजन होती है, ये स्ट्रेसेस की वजह से होता है। स्ट्रेसेस आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, 3 तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं जो कि आपको बॉडी, अर्थ के मटेरियल को मूव कराते हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, तापमान और बारिश जो आपकी होती है, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर और बारिश, ये दोनों चीज़ें आपकी मैकेनिकल, केमिकल और ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा स्लो जाएंगे हम इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ न्यू चैप्टर, and if you have any doubts, please feel free to ask in the comment section. If you like the session, do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.